नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं महारू राजस्थान। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर सीकर से। सीकर बाजार में एक बिल्डिंग गिर गई। बताया जा रहा है बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी, ये जर्जर अवस्था में थी। अचानक से भर भरा कर ये बिल्डिंग गिर पड़ी। किसी के हताहत होने की हालांकि खबर नहीं है। अच्छी खबर यह है कि कोई भी इस हादसे में हताहत नहीं हुआ है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंच गई है। बड़ी खबर सीकर से। सीकर बाजार में पुरानी बिल्डिंग भर भरा कर गिर पड़ी। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर सीकर से। सीकर बाजार में पुरानी बिल्डिंग गिरी है। अचानक से भरभरा कर ये बिल्डिंग गिर पड़ी। नगर पालिका की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हालांकि खबर ये मिल रही है कि किसी तरह की किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। तस्वीरें देखिए। बताया जा रहा है बड़ी पुरानी बिल्डिंग थी और जर्जर अवस्था में थी ये बिल्डिंग, और अचानक से गिर पड़ी। और देखिए बरसात के समय में, बारिश के समय में इस तरह के हादसे होते रहे हैं। संदीप हुड्डा मेरे सहयोगी सीकर से हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, पुरानी बिल्डिंग बताई जा रही है, किस तरह ये हादसा हुआ, क्या जानकारी पहले बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सुमित, ये श्रीमाधोपुर के जो सीकर बाजार है, श्रीमाधोपुर कस्बे का, वहाँ का ये मामला है। सीकर बाजार में ये महेश हलवाई की पुरानी बिल्डिंग थी, जिसमें नीचे ये दुकानें बनी हुई थी और ऊपर मकान बने हुए थे और काफी समय से ये बंद थी। आज सुबह अचानक से ये जो बिल्डिंग है वो पूरी भरभरा कर गिर गई। उस समय गनीमत ये रही कि बिल्डिंग के अंदर कोई नहीं था, लेकिन बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि जब ये बिल्डिंग गिरी उस वक्त बाहर कुछ लोग थे, वो टीन शेड के नीचे बैठे बातचीत कर रहे थे। इसके साथ साथ बाहर ही एक जो छप्पर डालकर एक धोबी है वो काम करता है, तो वो भी उस समय वहीं था। लेकिन जैसे ही ऊपर कुछ हलचल हुई और आवाज आई तो वो लोग बाहर निकल गए और इस वजह से वो लोग बच गए। बिल्डिंग के अंदर कोई था नहीं, इस वजह से बड़ा हादसा जो था वो टल गया। जी सुमित, मतलब व्यावसायिक गतिविधियां होती थी इस बिल्डिंग में, बंद थी ये बिल्डिंग? जी, पहले यहाँ पर नीचे वो हलवाई की दुकान संचालित होती थी, उसके ऊपर जो था उनका आवास बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ समय से यहाँ पर कोई नहीं रह रहा था। लेकिन बाहर की तरफ जो धोबी है वो अपना काम करता था। इसके अलावा जो बाहर जो टीन शेड जो लगा हुआ था उसमें लोग जो है वो बैठे रहते थे, क्योंकि खाली जगह थी, बाजार का मामला है, तो इसलिए लोग यहाँ पर बैठे रहते। वैसे इस बिल्डिंग में कोई गतिविधि नहीं हो रही थी। जी, पुरानी बिल्डिंग संदीप पे बताई जा रही है, जर्जर अवस्था में भी होगी, तभी ये गिर पड़ी। क्या कभी प्रशासन से इसकी शिकायत नहीं की गई, बताया नहीं गया इस बिल्डिंग के बारे में, क्योंकि बड़ा हादसा हो सकता था? जी जी बिल्कुल, ये जब हादसा हुआ उसके बाद स्थानीय जो नगर पालिका की टीम है वो पहुंची, स्थानीय पुलिस है वो भी पहुंची, स्थानीय पार्षद से भी हमारी बातचीत हुई। जो पार्षद है उनका ये कहना है कि इलाके में ये, क्योंकि सीकर बाजार इलाका है, ये काफी पुराना यहाँ पर बाजार है और इस इलाके में और भी जो है वो इस तरह के पुराने जो कई भवन बने हुए हैं, लेकिन नगर पालिका की तरफ से इस तरह का कोई सर्वे नहीं करवाया गया, जिससे कि अभी और भी उनका ये कहना है कि और भी कई ऐसे भवन हैं जो गिरने के कगार पर हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह का कोई सर्वे नहीं करवाया गया। वो लोग मान रहे हैं इस बात को, और भी भवन और भी बिल्डिंग है ऐसी। तो ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं संदीप। देखिए बाजार का मामला है ये, और बाजार है तो लाजमी सी बात है यहाँ पर आवाजाही होती रहती होगी। गनीमत रही कि इस बार कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन भविष्य के लिए कोई प्लानिंग नहीं है इन लोगों की? जी बिल्कुल, देखिए ये गनीमत इसलिए मानी जा सकती है क्योंकि सुबह का समय था, सुबह सुबह लोग बाजार में पहुंचते नहीं है और दुकानें खुली नहीं थी। हो सकता है इस बिल्डिंग में कोई नहीं था, लेकिन आसपास लोगों का मूवमेंट तो दिन भर ज्यादा रहता है। तो ये तो जो मान ही रहे हैं जो पार्षद है उनका भी यही कहना है कि कई भवन है ऐसे, क्योंकि पुराना इलाका है जो जर्जर स्थिति में, तो उनका सर्वे करवाना चाहिए और उन पे अगर इस तरह की गिरने की कगार पर है तो उन्हें या तो पालिका को गिरवाना चाहिए। जी ठीक है, कहते हैं ठोकर खाकर इंसान ठाकर बनता है, लेकिन यहाँ पर वही ढाक के तीन पात, एक बिल्डिंग गिरी है लेकिन अब भी कोई कार्रवाई नहीं। शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। ये तस्वीरें देखिए सीकर के बाजार की तस्वीरें, श्रीमाधोपुर से खबर है। बाजार है और यहाँ पर एक बिल्डिंग गिर पड़ती है, और इस तरह की एक नहीं कई बिल्डिंग बता रहे हैं मेरे सहयोगी संदीप बता रहे थे, कई बिल्डिंग है, लेकिन अब तक ना तो उन्हें चिन्हित किया गया है, ना ही कोई किसी तरह की कार्रवाई की गई है, ना ही किसी तरह का कोई सर्वे किया गया है। और एक और बड़ी खबर आ रही है झुंझुनू से। बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने एक बार फिर एटीएम तोड़ डाला है। 12वें दिन फिर बदमाशों ने तोड़ा एटीएम। सूरजगढ़ के मुख्य बाजार की वारदात, मौके पर सूरजगढ़ पुलिस पहुंच गई हर बार की तरह।
इम्तियाज भाटी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। इम्तियाज, एक आसान टारगेट अब बन गया इन लोगों के लिए, बदमाशों के लिए। इनको कुछ और नहीं करना है, सिर्फ एटीएम पर जाइए, मशीन तोड़िए, और अगर मशीन नहीं टूटती है तो मशीन उठाकर ले जाइए। और यकीन हमें पूरा है कि हमारा पुलिस प्रशासन, हमारा पुलिस ज़ाब्ता कोई कुछ नहीं करने वाला। और एक बार फिर वैसी घटना। जी सुमित, ये लगातार ऐसी वारदातें हो रही है। हरियाणा बॉर्डर लगता है, हरियाणा बॉर्डर में 4 वारदात हो चुकी है पिछले 15-20 दिन के अंदर। और जो पुलिस ये भी मान रही है कि ये हरियाणा के ही बदमाश है और हरियाणा के बदमाश लगातार आ रहे हैं, वो वारदात कर रहे हैं। जबकि पुलिस के हाथ अभी तक कोई ऐसा सुराग भी नहीं लगा है कि इन आरोपियों को, इन बदमाशों को पकड़ा जाए। हालांकि पुलिस डीएसपी सुरेश शर्मा, चिड़ावा की डीएसपी, उनका कहना है कि जो पिलौद और बलौदा में जो वारदात हुई थी उनमें पुलिस को सुराग मिले हैं, जल्दी इस गैंग का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन ये गैंग का खुलासा कब होगा ये तो पता नहीं। लेकिन पुलिस बॉर्डर के इलाकों में ना कोई चौकसी कर पा रही है और लगातार ऐसी वारदातें हो रही है, ना उन पर लगाम लगा पा रही है। जी सुमित, आप बता रहे हैं इससे पहले भी यहाँ 4-5 वारदातें हो चुकी हैं। पुलिस कह रही है, जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि जल्द खुलासा कर देंगे। इससे पहले की वारदातों का खुलासा कर दिया क्या? जो सुमित, लगातार 4 वारदात हुई है इसी इलाके में। एक बुहाना में हुई थी और तीसरी सूरतगढ़ थाना इलाके में लगातार तीसरी वारदात हुई है। तो अभी तक जो 3 वारदात हुई और आज चौथी वारदात भी हो गई, लगातार 20 दिन के अंदर अंदर वारदात। इनका अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज जरूर खंगाले थे। उसमें जो पिलौद और बलौदा की जो 2 वारदात थी, उसमें एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो हरियाणा बॉर्डर से झुंझुनू में आती हुई दिखाई दी थी और वो वारदात करके 2 घंटे बाद वापस, दोनों ही वारदातों में वापस हरियाणा में जाती हुई दिखाई दी थी। तो उस स्कॉर्पियो के हुलिया और स्कॉर्पियो के तहत आरोपियों को तलाश। ठीक है, देखिए तस्वीर भी दिखा रहे हैं हम कितनी गहनता से पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे हैं और बड़ी बारीकी से जांच कर रहे हैं। जैसे चोर अभी बस आधे घंटे में इनके कब्जे में आ जाएगा, अभी ये कार्रवाई कर डालेंगे। लेकिन कहाँ भी है, देखिए जिम्मेदार अधिकारी कह रहे हैं कि हम तुरंत सीसीटीवी खंगाल रहे हैं, बहुत बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं, सीसीटीवी खंगाल लिए और जल्द अपराधी गिरफ्त में होंगे। लेकिन साहब, इससे पहले भी कई वारदातें यहाँ हुई हैं। 3 वारदातें मेरे सहयोगी बता रहे हैं, अब तक कोई आरोपी इनकी गिरफ्त पर नहीं आया है। और एक और खबर सुन लीजिए, बड़ी खबर है प्रतापगढ़ से, जहां चोरों ने एक एटीएम को निशाना बना लिया। गैस कटर से बड़ी आसानी से चोर एटीएम काटते हैं और एटीएम से 4,13,600 रुपये निकाल कर चले जाते हैं। गैस सिलेंडर हालांकि चोर वहीं पर छोड़कर चले गए। सालमगढ़ थाना क्षेत्र के दलोट कस्बे की ये घटना है। चंचल मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं प्रतापगढ़ से। चंचल, कुछ पता चला यहाँ पर इन आरोपियों का, जो आते हैं गैस कटर से एटीएम काट कर लाखों की रकम ले जाते हैं? यहाँ भी आश्वासन दिया होगा पुलिस कर्मियों ने, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और जल्द आरोपी गिरफ्त में होंगे, ये 3 लाइन तो बोली होगी। जी सुमित, ये देर रात की घटना है। सालमगढ़ थाना क्षेत्र का दलोट कस्बा है, वहां पर ये घटना हुई है। और इस क्षेत्र में अपना ये इस तरह की पहली घटना है जिसमें चोरों ने बिल्कुल शातिराना ढंग से इस गैस कटर के साथ में एटीएम को काट करके और पैसे निकालने की कवायद की है। क्योंकि चोरों ने इससे पहले शटर को काटा है, तो तालों को नहीं काट करके शटर को गैस कटर से काट करके उसके बाद में इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। और ये जो एटीएम है, ये निजी कंपनी का एटीएम है और कस्बे के बीचों बीच लगा हुआ है। हालांकि घटना की सूचना के बाद में पुलिस मौके पर पहुंची है और आसपास के क्षेत्र के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और चोरों को पकड़ने की कवायद शुरू कर रही है। मुझे चंचल 2 बातों का जवाब दीजिए। पहला तो ये किस तरह का इलाका है? क्या यहाँ पर पुलिस गश्त टीम नहीं होती है क्या? बाजार का इलाका है, क्योंकि देखने में लग रहा है कुछ दुकानें दिखाई दे रही हैं। बाजार है, ये अगर है तो यहाँ पर क्या पुलिस गश्त नहीं होती? और दूसरा ये जो मैंने पहले ही आपसे सवाल पूछा था, प्लीज बताइएगा कि आपने जब जांच अधिकारियों से आपने बात की होगी तो उन्होंने कैमरे के सामने आने से तो मना किया होगा, लेकिन उन्होंने 3 शब्द बोले या नहीं बोले आपसे कि जांच की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, जल्द गिरफ्त में होंगे चोर? जी सुमित, बिल्कुल यही बात हो रही है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और शीघ्र ही इन चोरों को पकड़ लिया जाएगा। यहाँ पर पुलिस गश्त नहीं होती है क्या इस इलाके में? जी, ये सालमगढ़ थाना क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है, दलोट कस्बा है। हालांकि पुलिस हमेशा कहती है कि लगातार गश्त होती है, लेकिन इस घटना के बाद से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस गश्त कितनी माकूल होती है।
जी सुमित। चलिए, शुक्रिया चंचल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, कस्बा सालमगढ़ थाना क्षेत्र का दलोट कस्बा है ये, और पुलिस कह रही है हम गश्त करते हैं। अब देख लीजिए आप किस तरह की ये इनकी गश्ती टीम कार्रवाई करती है। 4,13,000 रुपये यहाँ से चोर आसानी से गैस कटर से एटीएम को काटते हैं। अब हम अगर सवाल उठाते हैं कि भाई इस तरह की वारदातों में पुलिस की मिलीभगत तो नहीं है, तो पुलिस कहेगी नहीं, आप इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे हैं। अब इस तरह की वारदातें सामने आएगी तो साहब सवाल पूछे जाएंगे कि कहीं आपकी मिलीभगत तो नहीं है इसमें। आपकी गश्ती टीम वहाँ पर मौजूद है, लेकिन चोर आसानी से एटीएम काट कर ले जाते हैं, कुछ हिस्सा उसका आपके घर तो नहीं पहुँच रहा है, ये तो साफ कीजिएगा। फिर चोरों ने एक एटीएम को निशाना बनाया। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर है, तस्वीरें भी देखिए। बाजार का ये इलाका है, लेकिन पुलिस सोती रह जाती है। और भरतपुर से बड़ी खबर आ रही है, रास्ते को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ है। दोनों पक्षों में आपस में लाठी डंडे चले हैं। विवाद में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। लखनपुर थाना क्षेत्र के गांव होता की घटना। दीपक पुरी सहयोगी भरतपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, क्या मामला? देखिए सुमित, हम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि ये रास्ते को लेकर के दो पक्षों में लंबे समय से विवाद चल रहा था। उसके बाद में ये मामला जो है पुलिस के संज्ञान में आया था, जिसमें दोनों पक्षों ने जो है पहले 2017 में मामला भी दर्ज कराया था। लेकिन आज एक पक्ष की तरफ से रास्ते को खोदा जा रहा था, जिसमें दूसरे पक्ष ने विरोध किया। तो पहले दोनों पक्षों में कहा सुनी हुई, उसके बाद में दोनों पक्ष की तरफ से जो है लाठी डंडे चले जम करके। उसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको जो है अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही लखनपुर थाना पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, वह घटना की जानकारी ली। लेकिन तनाव की स्थिति को देखते हुए वहां अतिरिक्त जाब्ता भी बुलाया गया, जहां नदवई थाने का जो जाब्ता है वो वहां पहुंचाया गया और मामले को शांत कराया गया। फिलहाल जो पुलिस है पूरे घटनाक्रम की जानकारी ले रही है और घायल जो है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि रास्ते को लेकर के दो पक्षों में विवाद हुआ था। अभी दोनों पक्ष की तरफ से फिलहाल इस घटनाक्रम को लेकर कोई भी मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस कह रही है जो भी आरोपी होगा उसके किस तरह खिलाफ का कार्रवाई विवाद की था? जाएगी। मतलब रास्ते को लेकर क्या विवाद हुआ? देखिए सुमित, एक रास्ता जो है दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में होकर के जाता है। तो वो एक जो पक्ष है वो अपने कब्जे में रास्ते को लेना चाहता है, दूसरा जो पक्ष है वो अपने कब्जे में रास्ते को लेना चाहता है। दोनों ही पक्ष सहमत नहीं है कि ये रास्ता जो है वो आम बना रहे। रास्ता कब्जे में कैसे लेना? ये तो सरकारी जमीन होगी ना, ये तो मतलब गांव का रास्ता होगा, शहर का रास्ता होता, उसे कोई अपने कब्जे में कैसे लेगा? ये समझाइए थोड़ा। बिल्कुल सुमित, ये सवाल बड़ा लाजमी है और इसका जवाब भी मैं देना चाहूंगा कि गांव में देखा जाता है कि रास्ते बड़े चौड़े होते हैं, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं वो अपने जगह कब्जे में लेने के लिए रास्तों को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है झगड़ा करते जाते हैं। और आए दिन ऐसे रास्ते को लेकर के विवाद देखने को मिलते हैं, जहां पुलिस कार्रवाई करती है। उसके बाद में फिर मामला राजस्व विभाग में जाता है, पटवारी सेक्रेटरी जो है वो जांच करके और फिर उसकी नापतोल होती है। उसके बाद में जब मामले को शांत कराया जाता है। अतिक्रमण के मामले जो है रास्तों में हमेशा देखा जाता है और पहले जो मामला है उसमें कहा सुनी होती है, फिर लाठी डंडे चलने लगते हैं। आम रास्ते को लेकर चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, ऐसा ही मामला ये होता में देखा गया है कि जहां सीना चोरी के जरिए दोनों ही पक्ष आपस में रास्ते को लेकर के भिड़ गए। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस का ही कहना है कि इस रास्ते की भी जांच कराई जाएगी। अगर ये सरकारी रास्ता है होने को तो वो, और उसमें कितना हिस्सा दोनों पक्षों की तरफ से आ रहा है उसकी जांच कराई जाएगी। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि राजस्व के जो अधिकारी हैं उनको बुला करके मामले की जांच करा करके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों को समझाइश कर मामला शांत करा दिया गया है। पुलिस वहां तैनात है कि कोई बड़ा घटनाक्रम ना हो, जिसको लेकर के घायल है उनका अस्पताल में इलाज जारी है। ठीक है दीपक, तो विवाद हुआ रास्ते को लेकर। विवाद मतलब अतिक्रमण करना था इन लोगों को, दबंग किस्म के लोग थे और अतिक्रमण करने को लेकर इन लोगों ने एक दूसरे पर हमला बोल दिया। देखिए ये भी अजीब ही तरह का मामला है। कोई अपनी ज़मीन पर कब्जे को लेकर किसी में विवाद होता है, किसी में गृह कलेश को लेकर विवाद होता है, कोई अपनी ज़मीन छुड़वाना चाहता है, अपने मकान पर कब्जा छुड़वाना चाहता है, तब विवाद होता है। लेकिन ये यहाँ पर मामला कुछ अलग था। ये लोग जो गांव की ज़मीन थी उस पर कब्जा करना चाहते थे और रास्ता था उस पर कब्जा करने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। अब लड़ाई झगड़ा हुआ, लाठी बाटा चले और घायल अस्पताल में अब भर्ती है, इलाज चल रहा है उनका। खबर भरतपुर से ही। भरतपुर के कामा थाना इलाके में देर शाम दो पक्षों में सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर जमकर विवाद हो गया, जिस पर दोनों पक्षों में पहले तो जमकर लाठी डंडे चले और उसके बाद फायरिंग हुई। झगड़े में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्हें आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से आधा दर्जन से अधिक लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दीपक जुड़े हुए हमारे साथ। दीपक,
सोशल मीडिया पर टिप्पणी को लेकर विवाद, झगड़ा, लाठी डंडे? देखिए सुमित, कामा थाना क्षेत्र के गांव लाडलाका का मामला है। ये एक युवक ने सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ जो है अभद्र टिप्पणी की थी, जिसको लेकर के लंबे समय से ये विवाद चल रहा था, जिसमें मामला रफा दफा भी हो गया था। दोनों पक्ष जो थे उनकी तरफ से राजीनामा भी हो गया था, लेकिन कल देर शाम दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों की तरफ से पहले लाठी डंडे चले और उसके बाद दोनों पक्षों में परस्पर फायरिंग हुई। फायरिंग के मामले में हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन पूरे घटनाक्रम में 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए, जिनमें से 9 से अधिक लोगों को जो है गंभीर स्थिति होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही कामा थाना पुलिस भी जो है मौके पर पहुंची और तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भी जो है अतिरिक्त बल तैनात किया गया, क्योंकि मेवात क्षेत्रों में हमेशा देखा जाता है कि जब पुलिस वहां पहुंचती है तो लोग पुलिस का भी विरोध करने लगते हैं। तो ऐसे में ये एक बड़ा मामला था जहां पुलिस पहुंची, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक युवक द्वारा अभद्र जो भाषा है उसका प्रयोग किया गया था। सोशल मीडिया पर एक महिला के खिलाफ टिप्पणी की गई थी, उसको लेकर के ये विवाद हुआ था। हालांकि इन दोनों पक्षों में पहले राजीनामा भी हो चुका था, लेकिन कल देर शाम का ये घटनाक्रम है जहां दोनों में आपस में लाठी डंडे चले, फायरिंग हुई, 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। फिलहाल जो घायल का आरबीएम अस्पताल में इलाज जारी है और जो कामा थाना पुलिस है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। जी सुमित, जो हथियार काम में लिए गए उनको जब्त किया पुलिस ने, वैध हैं, अवैध हैं, ये जांच की गई? देखिए सुमित, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि मेवात क्षेत्र में अवैध हथियारों का ज्यादा जो है इस्तेमाल होता है और अवैध हथियारों की हमेशा मेवात क्षेत्र में तस्करी भी होती है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो फायरिंग हुई है वो अवैध हथियारों की हुई है। हालांकि पुष्टि पुलिस अभी नहीं कर रही है, लेकिन कह रही है कि जो हथियारों से फायरिंग की गई है, दोनों ही पक्षों की तरफ से अवैध हथियारों से फायरिंग की गई है, इसकी जांच कर रही है। हालांकि कोई वहां का जो फुटेज है वो सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस जो है आसपास मौजूद लोगों से जांच कर रही है। हथियारों के बारे में भी जानकारी पूरी जो है जुटाई जा रही है। अवैध हथियार हैं तो पुलिस आर्म एक्ट में भी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी और जो मामला है उसको भी संज्ञान में लिया गया है। पूरे जो घटनाक्रम है उसको लेकर के पुलिस बड़े मामले में जांच कर रही है। शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। अजमेर जिले के कड़ेल गांव में सोमवार की शाम सप्लाई के दौरान एक पानी टैंकर 11,000 केवी के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे टैंकर चालक मदन लाल की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर 6 घंटे तक कड़ेल रोड को जाम रखा। लोगों ने मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग की। खबर मिलते ही डिस्कॉम के अधिकारी और ट्रेनी आईपीएस सुमित मेहरड़ा मौके पर पहुंचे और लोगों से बात की, जिसके बाद 7 लाख मुआवजे पर सहमति बनी और लोगों ने जाम हटाया। इस दौरान शव तार से ही लटकता रहा। अभिजीत दवे मेरे सहयोगी फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। अभिजीत, किस तरह का ये मामला है? हाईटेंशन तार की चपेट में आ गया एक टैंकर, लापरवाही किसकी? तार इतने नीचे झूल रहे थे? देखिए सुमित, बिल्कुल ये पुष्कर के नजदीक कड़ेल गांव की घटना है। देर शाम को जलापूर्ति के लिए कि टैंकर चालक है मदन लाल, ये वहां पर पहुंचा था और जैसे ही टैंकर से जल सप्लाई के लिए उसने पाइप निकालने का प्रयास किया, ऊपर सिर के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन की चपेट में ये आ गया था और इतना दर्दनाक ये मंजर था कि वो उसी तार में चपेट के रह गया और वही उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। चूंकि मृतक जो है वो इसी गांव का निवासी था, तो जंगल में आग की तरह सूचना ग्रामीणों के पास पहुंची और ग्रामीण जो है वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने रोड जाम कर दिया। करीब 6 घंटे तक वहां रोड जाम रहा। कई दौर की समझाइश हुई। मौके पर जो प्रशिक्षु आईपीएस हैं, सीओ ग्रामीण सुमित मेहरा वो पहुंचे, पुष्कर एसएचओ पहुंचे, डिस्कॉम के अधिकारी वहां पर पहुंचे और कई दौर की समझाइश के बाद रात करीब 12:30 बजे असहमति बनी। ग्रामीण मांग कर रहे थे 50 लाख का मुआवजा और परिजनों को लापरवाही नौकरी का। देखिए लापरवाही जाहिर तौर पर, अगर इतना नीचे हाई टेंशन लाइन गुजर रहा है, जाहिर तौर पर डिस्कॉम की लापरवाही और यही कारण रहा कि कार्रवाई होगी अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर कोई? देखिए अभी तक इस संबंध में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो हाई टेंशन लाइन जो वहां से गुजर रही है उसकी ऊंचाई और बढ़ाने की बात पर सहमति बनी है और साथ ही साथ इसका एक व्यक्ति की मौत हो गई। अभिजीत, ऊंचाई आप बढ़ाते रहेंगे ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति की मौत हो गई। आप 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 लाख दे देंगे, उससे क्षतिपूर्ति नहीं होती है। कार्रवाई होगी किसी पर ताकि आगे तक के लिए सबक मिले। देखिए डिस्कॉम एमडी वीएस भाटी के पास ये मामला पहुंचा है। उन्होंने संबंधित एएन से पूरे मामले की रिपोर्ट ली है और रिपोर्ट में जो तथ्य सामने निकल के आएंगे, हालांकि उसमें जो मौके के जो अलामात थे, मौके की जो तस्वीरें थी वो भी साथ गई है और जाहिर में जो इस हाई टेंशन लाइन के इंचार्ज थे उनके ऊपर
कार्रवाई की यहाँ पर बात कही जा रही है, लेकिन वो रिपोर्ट आने के बाद डिस्कॉम के जो आला अधिकारी हैं, एमडी हैं, वो इस पर ठीक। फैसला लेंगे। ठीक है, शुक्रिया अभिजीत तमाम जानकारी के लिए। तो एक लापरवाही और एक व्यक्ति की जान चली गई, ये इस तरह के कुछ लोग होते हैं जो पूरे विभाग को बदनाम कर देते हैं। इस तरह के कुछ कर्मचारी, इनकी लापरवाही की वजह से इस तरह के हादसे होते रहते हैं लगातार। और अजमेर से खबर आई है इस बार, एक टैंकर चालक की मौत हो गई हाई टेंशन तार की चपेट में आने से। करौली से बड़ी खबर है, जहां शव मिलने से सनसनी फैल गई। खेत में पड़ा हुआ एक युवक का शव मिला। टोडा भीम क्षेत्र के भोलू की कोठी गांव का निवासी मृतक बताया जा रहा है। मृतक की पहचान कैलाश मीणा पुत्र सेवाराम मीणा के रूप में हुई। 30 वर्षीय युवक की अज्ञात लोगों ने गला रेत कर हत्या की आशंका जताई है। बालघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। धर्मेंद्र सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं करौली से। धर्मेंद्र, मामला क्या है पूरा? जी देखिए सुमित, बताना चाहूंगा जो मृतक युवक है वो बुल्लू की कोठी गांव निवासी है और देर रात को ये घर से निकला था, उसके बाद ही वापस नहीं लौटा है। भोलू की कोठी और मोहनपुर सड़क मार्ग पर एक खेत में सुबह इसका शव पड़ा मिला था, जिसकी सूचना पर टोडा भीम और बालघाट थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही टोडा भीम डीएसपी फूलचंद एवं टोडा भीम थाना अधिकारी राम खिलाड़ी व बालघाट थाना अधिकारी अभिजीत भी मौके पर हैं और जो आसपास मौका मुआयना कर रहे हैं। इधर सूचना मिलते ही करौली एसपी मृदुल कच्छाबा ने भी मामले को गंभीरता से लिया है और डॉग स्क्वाड के साथ साथ एएसपी प्रकाश चंद भी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि ये हत्या है या आत्महत्या, बड़ा सवाल है और इसी को लेके पुलिस जांच कर रही है। युवक की जो गला है वो कटा हुआ मिला है, इसके साथ ही हाथ की जो कलाइयां हैं उन पर भी कटे हुए के निशान मिले हैं, जिससे ग्रामीणों ने हत्या की आशंका जताई है। अभी ग्रामीण मौके पर बैठे हुए हैं और शव को उठाने नहीं दे रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक खेत से जो मृतक है उसका शव नहीं उठाया जाएगा। जी सुमित, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। सोच अच्छी हो और हौसला बुलंद हो तो मुसीबत हार मान ही लेती है। ये बात 3 फीट के रोहित को अच्छे से समझ आ गई, तभी तो मौका मिलते ही उसने टीका ले लिया। उम्मीद है आप भी रोहित की बात को अच्छे से समझेंगे और उस पर जल्द से जल्द अमल करेंगे। समझदारी हो या कामयाबी, ये इंसान के कद की मोहताज नहीं होती और इसका सटीक उदाहरण है उज्जैन के रहने वाले 30 साल के दिव्यांग रोहित। रोहित का कद महज 3 फीट है, लेकिन इनमें समझदारी के सारे गुण हैं। रोहित भी अपने परिवार को लेकर उतने ही फिक्रमंद रहते हैं जितने आप या हम। इसलिए इन्होंने बिना वक्त गंवाए कोविड के खतरे से खुद को और परिवार को बचाने के लिए टीका ले लिया। और आज मैंने कोरोना वैक्सीन का टीका लगवाया है। जब मैं दिव्यांग होकर टीका लगवा सकता हूँ तो हमारे देश के और प्रदेश के और उज्जैन के लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर वर्ग के लोगों को बढ़ चढ़कर टीका लगवाना चाहिए। रोहित कोई करोड़पति नहीं है, इनकी आय का जरिया बस यही दुकान ही है जो लॉकडाउन के दौरान काफी दिनों तक बंद ही रही। लेकिन इन्होंने ये बात अच्छे से समझ लिया कि बिना वैक्सीन लिए वो कोविड के खतरे से आजाद ही नहीं हो सकते, फिर दुकानदारी क्या खाक ही करेंगे। टीका है संजीवनी, लगवाया क्या? जाहिर है रोहित ये बात समझते हैं कि जिंदगी अनमोल है और आज की तारीख में बिना वैक्सीन लिए अपनी और अपनों की जान की हिफाजत नहीं की जा सकती। उम्मीद है आप भी रोहित की समझदारी के कायल बनेंगे और वैक्सीन लेकर अपने और अपनों के प्रति जवाबदेही निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, उज्जैन। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।